हेलो दोस्तों, कोर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोग से मिलने आया हूं नए वीडियो के साथ। यह वीडियो आप लोग का सोलर सिस्टम का क्लास में ले रहा था। दो लेक्चर ले चुका था, जो कि थर्ड लेक्चर चल रहा है। तो थर्ड लेक्चर आप लोग का आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो थर्ड लेक्चर में आप लोग को ग्रह के बारे में बताएंगे, जिसमें कि आप लोग को अलग अलग ग्रह के बारे में जानने का मौका मिलेगा, उनके उपग्रह के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे, आप लोग नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। तो हमारे चैनल पर जो शिक्षक भर्ती, बिहार में जो शिक्षक भर्ती 2023 में आने वाली है, तो उनका सिलेबस आप लोग का आ चुका है। तो मैं लेक्चर वाइज ज्योग्राफी का आप लोग का लेक्चर डाल रहा हूँ। अलग अलग लेक्चर में डालकर आप लोग का एक एक चैप्टर कंप्लीट करता जाऊंगा। आप लोग यहाँ से सारे चीज को कवरेज कर सकते हैं। तो हमारे साथ आप लोग इसी प्रकार से बने रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। उनको भी कहीं ना कहीं सारा कंटेंट जो भी मैं प्रदान कर रहा हूँ, आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से उनको भी एक हेल्प की तरफ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई इनमें पेड कोर्स है या ऐसा कुछ रहेगा तो आप लोग सोचने वाली बात है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोग यदि टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें। आप लोग का एक एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। तो मैं आप लोग के लिए नया नया लेक्चर लाते रहूंगा। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अभी तक वीडियो स्टार्ट किए हैं तो दोस्तों को जरूर शेयर करें कि उनको भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, वो भी कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी अपने पढ़ाई को पूरी करने में आगे सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट। देखते हैं कि कैसा स्लाइड है, आप लोग के लिए क्या क्या कंटेंट लाया हूं, आप लोग इनमें जरूर देखें। देखिए, प्लानेट वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा ना हो। ठीक है। देखिए, अब आप लोग तारा तो पहले पढ़ चुके हैं। तारा मैंने जब बताया था आप लोग को, तारा बताया, तो तारा में क्या होती है, उनके खुद की ऊर्जा होती है, खुद का उसमें उष्मा होता है, खुद का उनमें प्रकाश होता है। लेकिन जो हमारा ग्रह है, ग्रह में मैंने जो बताया था आप लोग, ग्रह कैसे बना है, तो ग्रह एक तारा के मैंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। तो जो लास्ट में आप लोग का एक सिद्धांत डबल स्टार थ्योरी, वो प्रूफ हुआ था, लिलिटन के द्वारा वो दिया गया था। तो उनमें क्या कहा गया था कि हमारे आकाश से, पूरे ब्रह्मांड में, जब हमारे जो जो अभी सूर्य हैं, उनके पास दो और तारे थे। तो उन तारों में से एक तारा विस्फोट हुआ। तो विस्फोट होने के कारण, जो उनका जो विस्फोट होने के बाद उनसे जो पूरा जो ग्रह निकले, उनके ग्रह नहीं निकले, उनके जो पिंड निकले, वो पिंड जाकर सूर्य के, हमारे जो सूर्य हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण में आकर, वो गुरुत्वाकर्षण में आकर एक प्लानेट का निर्माण किया। तो एक जगह जब गुरुत्वाकर्षण, जो पिंड का, जो हमारे ब्रह्मांड में पूरे जो पिंड है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स है वो पिंड है। वो पिंड क्या, जिनका ज्यादा बड़ा था, जो डेंस था, जो दूरी पर था, उनका गुरुत्वाकर्षण जिनको खींच पाए वो नजदीक हो गए, और जो बहुत दूर हो पाए। तो हमारे प्लानेट का निर्माण इस प्रकार से हुआ। और एक तारे के क्या हुआ था, वो ब्लैक होल में जाकर समाहित हो गए थे। जैसा कि ब्लैक होल बल्ज में होते हैं, तो बल्ज में जाकर वो तारे के जब आयु खत्म हो गई होगी, ऐसा माना गया है। ठीक है। तो ये सिद्धांत लिलिटन के द्वारा दिया गया था, जो कि डबल स्टार थ्योरी में बताया गया। तो ऐसा आप लोग को सेकंड लेक्चर में बताया गया था, जो कि आप लोग फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अभी तक जो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, तो आप लोग एकदम जाकर देखें। वहां से आप लोग को देखिए, एक एक पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक एक पॉइंट को जरूर देखें। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर देखे नहीं, दूसरा लेक्चर में चले गए, दूसरा नहीं देखी, तीसरा में आ गए। ऐसा नहीं करना। आप लोग को एकदम सिक्वेंसली आप लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड देखना है, जो कि आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर बनते आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसा आकाशीय पिंड जिनके पास न अपनी उष्मा हो और ना ही अपना प्रकाश हो, वह उष्मा तथा प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारा, मतलब कि सूर्य पर आधारित हो। मतलब कि ऐसा पिंड, ऐसा आकाशीय पिंड जिनके पास ना ही अपनी ऊर्जा और ना ही अपना प्रकाश हो, ना ही उसमें उष्मा है, ना ही उनका प्रकाश है, ना ही उसमें खुद की ऊर्जा है। और वह ऊर्जा के लिए दूसरे अपने निकटतम तारा, हमारे देखिए, हमारे सौर मंडल के जितने भी प्लानेट हैं, उनके निकटतम तारा कौन है, हमारा सूर्य है।
तो उन पर ही आधारित वो लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह तारे पर यह तारे पर आश्रित होता है और उन्हीं का चक्कर लगाता है। तो अच्छा एक बात बताइए, हमारा जो प्लानेट है वो क्या चीज का चक्कर लगाते हैं? हमारा जो प्लानेट है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, आप लोग को पता है। तो आप लोग जानते हैं हमारे जो प्लानेट है वो क्या चीज का चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। सूर्य एक तारा है, हम भी जानते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट 2 लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में 8 ग्रह हैं, ठीक है। देखिए प्रारंभ में जब हमारे ग्रह की संख्या थी वो 9 थी, जो कि अब 8 है। क्यों? क्योंकि प्लूटो को हमारे ग्रह सौरमंडल के ग्रहों में से उनकी उपाधि निकाल दी गई, उनको उपाधि से छीन लिया गया, उनको जो ग्रहों की उपाधि दिया था प्लूटो को उन्हें छीन गया। आगे मैं बताऊंगा, चलिए देखते हैं। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं। और देखिए इन 2 ग्रहों को 2 श्रेणी में विभाजित करते हैं हम लोग। जो ये 2 ग्रह हैं तो उनको 2 श्रेणी में विभाजित करते हैं, ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखना है कि कितने श्रेणी में विभाजित करते हैं हम लोग? 2। एक कहते हैं पार्थिव और एक जोबियन, जिसको एक टेरेस्ट्रियल और एक कहते हैं जोबियन प्लैनेट। तो ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल और जोबियन प्लैनेट को हम लोग समझते हैं, एक पार्थिव और एक जोबियन प्लैनेट, ठीक है। देखिए पार्थिव को, जो पार्थिव ग्रह है तो उन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह मतलब जो इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। और यह पृथ्वी से समानता रखते हैं और इनका घनत्व तो अधिक होता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि यह पृथ्वी से समानता रखते हैं। जो हमारा इनर प्लैनेट है तो वो पृथ्वी से समानता रखते हैं और यह इनका घनत्व तो क्या होता है? अधिक होता है। तो इनकी संख्या 4 है, ठीक है। इनकी संख्या क्या है? देखिए 4 है। अब इनकी संख्या कौन कौन, जो संख्या 4 है तो कौन कौन से है बताते हैं आप लोग को। जैसे पहला है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद आप लोग का पृथ्वी। हमारे पृथ्वी भी एक ग्रह है, हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, अर्थ पर प्लानेट पर रहते हैं। और चौथा जो है हमारा मंगल है। तो हमारे देखिए इनर प्लानेट में आप लोग किन्हें गिनेंगे? बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो आप लोग का 4 प्लानेट हमेशा याद रखनी है, जो कि इनर प्लानेट है। इनर प्लानेट आप लोग को याद हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, आप लोग 2-3 बार जरूर बोलिए, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, हमारे साथ जरूर बोलेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, दीज आर इनर प्लानेट, दीज आर आंतरिक ग्रह, ठीक है। ये आंतरिक ग्रह है, पार्थिव ग्रह है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि जोबियन ग्रह। देखिए इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। जोबियन प्लैनेट को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। यह बृहस्पति पर समानता रखते हैं, यह बृहस्पति से समानता रखते हैं, ठीक है। जो बृहस्पति ग्रह है तो यह बृहस्पति से, इनर प्लैनेट किससे समानता रखते हैं? अर्थ से। और जो जोबियन प्लैनेट है, जो बाहरी बाह्य ग्रह है, वो किनसे समानता रखते हैं? वो बृहस्पति से समानता रखते हैं। उनका आकार बड़ा होता है, तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि उनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जो भी इनर प्लैनेट, उनका आकार थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। और देखिए लेकिन उनका घनत्व तो ज्यादा होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इनर प्लैनेट का घनत्व डेंसिटी ज्यादा होता है और वहीं जोबियन प्लैनेट का घनत्व कम होता है, उसका डेंसिटी कम होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो भी हमारे जोबियन प्लैनेट है उनका घनत्व कम रहेगा। यह गैसियस अवस्था में अधिकतर रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनका घनत्व कम रहता है। ये गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज में? गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग जो जोबियन ग्रह है वो कितने हैं? तो ये भी 4 हैं। देखिए जैसा कि टोटल 8 प्लैनेट है, तो 8 प्लैनेट में 4 इनर और 4 बाह्य प्लैनेट है, ठीक है। तो जोबियन और टेरेस्ट्रियल, तो जोबियन प्लैनेट 4 है और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट 4 है। तो हम लोग अब जो जोबियन प्लैनेट है उनको देखते हैं, ठीक है। तो जोबियन प्लैनेट में कौन कौन हो जाएंगे? पहला बृहस्पति, फिर उसके बाद आप लोग का शनि, फिर अरुण, उसके बाद वरुण। तो आप लोग को याद रखना है कौन कौन सा। आप लोग को याद रखना है कि पहला बृहस्पति जो बाहरी प्लानेट है, बाह्य प्लानेट है, उनको क्या, बाहर प्लानेट में क्या होता है? डेंसिटी एक तो कम होता है, वो अधिकतर गैसियस अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो और इनका साइज जो होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का बाह्य प्लानेट है। और बाह्य प्लैनेट में आप लोग ये तो जान गए। और कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो ये 4 आप लोग का बाह्य प्लैनेट है। तो टोटल हमारे 8 प्लैनेट हो गए। कितने हो गए? 8 प्लैनेट। तो अब हम लोग 8 प्लैनेट को जानेंगे। फिर से एक बार बोलते हैं सीक्वेंस में कि कौन कौन से 8 प्लैनेट है टोटल। ऐसा नहीं कि आंतरिक और बाह्य को छांटेंगे, ऐसा नहीं करें। अब हम लोग टोटल गिनते हैं।
पहला हो जाएगा हम लोग का बुध, शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हम लोग का मंगल, ये 4 हो गए। उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो हमारे 8 प्लैनेट ये हो गए। तो और प्लूटो जो था, पहले 9 प्लैनेट थे हमारे, जो प्लूटो हैं उनको छांटकर उनको ग्रह की उपाधि से निकाल दिया गया, ठीक है, इनको क्षुद्र ग्रह बना दिया गया। तो आगे हम लोग चलते, देखिए यहाँ पर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और जो वरुण है ये प्लूटो को ये छांट दिया गया, ये प्लूटो नहीं है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ये प्लूटो को उनको छांट दिया गया, ये प्लैनेट नहीं है, ये आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार हमारा जो ग्रह है, सूर्य से जो दूरी रखता है, किस प्रकार से दूर है, तो उन ग्रह को जानते हैं। तो सूर्य से दूरी रखते हैं कि कौन कितना सबसे नजदीक है, तो वो आप लोग जानेंगे कितना दूर है। तो सबसे पहला है सूर्य से सबसे दूरी, सीक्वेंस में डाल रहे हैं, पहले बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बुध बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो हम लोग का जो सूर्य से दूरी के अनुसार बोलेगा, जो सबसे, अब देखिए जैसे ये सूर्य है, आप लोग को जैसे कि एक मिनट आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड पर बता देता हूँ, देखिए एक मिनट। जैसे कि सूर्य से दूरी के अनुसार देखिए, ये हमारा सन है, जैसे कि एक मिनट, ये हमारा सन है, क्या है, सन, ये हमारा सन है। अब इनसे जो नजदीक है, सबसे नजदीक कौन है, पहले हम लोग क्या जानते हैं, इनसे नजदीक है बुध, एक इनसे जो नजदीक है पहला क्या है, बुध, ये बुद्ध भगवान वाला नहीं है, हिंदी में बुध, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इसके बाद वाला है शुक्र, शुक्र, फिर इनके बाद जो है हमारा पृथ्वी, पृथ्वी है। उनके बाद क्या है, पृथ्वी के बाद हमारा सा कौन सा ग्रह है, आप लोग बताएंगे। पृथ्वी के बाद हम लोग का है मंगल, ठीक है, मंगल के बाद है हम लोग का बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद कौन सा है आप लोग का शनि, ठीक है, तो शनि है आप लोग का। उसके बाद कौन है, अरुण, फिर उसके बाद कौन सा है, वरुण। तो ये सीक्वेंस मतलब कि उनके दूरी के अनुसार एक कैसे, उसके पहला कौन सा हो गया आप लोग का, बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, आप लोग का फिर शनि, फिर आप लोग का वरुण, फिर उसके बाद अरुण। तो सबसे दूरी, यदि सूर्य से सबसे दूरी पूछा, सबसे दूरी कौन सा रखता है, तो वरुण होता है। आप लोग को पीछे से भी आगे लिया जा सकता है कि सबसे दूरी कौन सा है, सबसे दूरी कौन रखता है, तो वरुण रखता है सबसे दूरी। दूरी, सूर्य से सबसे दूरी कौन सा, एकदम स्टेटमेंट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप लोग को। सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, तो बुध हो गया सबसे नजदीकी ग्रह, सबसे नजदीकी ग्रह। तो कौन है आप लोग का सबसे नजदीकी ग्रह, बुध है। और वहीं सबसे दूरी ग्रह कौन है, हम लोग का वरुण। तो आप लोग इतना जान चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब पृथ्वी से दूरी के अनुसार, अब देखिए हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी तो देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी 3rd नंबर पे आती है। अब पृथ्वी से दूरी के अनुसार अब हम लोग कौन कौन सा ग्रह है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का एक अरुण छूट गया था, मैंने देखा नहीं, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोग का पता चल चुका होगा कि शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये आप लोग का दूरी के अनुसार पूरे ग्रह के नाम हो गए। तो अब आकार के अनुसार हम लोग देखते हैं कि हमारे जो आकार हैं उनके साइज के अनुसार जो ग्रह हैं, तो उनको आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो साइज के अनुसार जो ग्रह है, पहला बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर उसके बाद शुक्र, फिर मंगल एवं बुध। देखिए जैसा कि मैंने बताया, जितने भी जोवियन ग्रह हैं, जितने भी क्या है जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह जो है बाहरी ग्रह है, वो सबसे साइज में बड़े हैं, आप लोग को पता है। तो साइज में बड़े हैं, तो सबसे बड़ा तो वही लोग होंगे। तो एक बार सीक्वेंस से पहले उनको लिखते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पहले सीक्वेंस से उनको सजा देंगे। तो उनका साइज बहुत बड़ा होने के कारण तो पहले वो 4 होंगे। अब ये 4 में आप लोग का उनके बाद जो हम लोग का अब जो इनर प्लानेट है उनको एडजस्ट करते हैं कि साइज के अनुसार। देखिए पहले फिर क्या होंगे, पृथ्वी होंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे, शुक्र होंगे, फिर मंगल, और फिर उसके बाद सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप साइज के अनुसार सा, तो हम लोग का
आप लोग साइज के अनुसार यदि बोला जाए तो बृहस्पति, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा शनि, उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण, तो उसके बाद हम लोग का अपना पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अपना शुक्र, शुक्र के बाद अपना मंगल, मंगल के बाद बुध। तो इस प्रकार से हम लोग अपने जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको एडजस्ट किए साइज के अनुसार देख लिए, सूर्य से दूरी, पृथ्वी से दूरी, सबके अनुसार देखें। तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि सबसे पृथ्वी से जो नजदीकी कौन सा है, तो पृथ्वी से सबसे दूर वाले ग्रह कौन है, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, सूर्य से सबसे बाहर दूरी वाले ग्रह कौन है। तो इनसे आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं कौन दूरी है सबसे और कौन है। आज हम लोग नंगी आंखों से कौन से 5 ग्रह को देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि अपने आंख से डायरेक्ट हम लोग 5 ग्रह को देख सकते हैं। पहला हो जाएगा बुध, फिर उसके बाद शुक्र, तो आप लोग का पहला बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर अपना मंगल। देखिए पृथ्वी तो हम लोग रहते हैं, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, तो आपको याद रखने का एक तरीका है, तो इनर प्लैनेट जितने भी हैं उनको हम लोग देख सकते हैं, इनर प्लैनेट, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे पृथ्वी से नजदीक है, ठीक है। तो इनर प्लैनेट को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो बुध हो गए, शुक्र हो गए, पृथ्वी तो हम लोग रहते हैं, फिर उसके बाद मंगल, मंगल के बाद हम लोग क्या है बृहस्पति, बृहस्पति को भी देख सकते हैं, उसके बाद शनि, ठीक है। तो ये 5 प्लैनेट है जो कि हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उल्टा घूमने वाला ग्रह जो कि पूरब से पश्चिम की ओर, एक शुक्र और अरुण ही है जो उल्टा घूमता है, जो कि पूरब से पश्चिम है, इसी सारे पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि पूरब से पश्चिम मतलब कि उल्टा होता है, और पश्चिम से पूरब मतलब कि सीधा होता है, ठीक है। तो रोटेट जो करते हैं हमारे सारे ग्रह, सिर्फ शुक्र और अरुण, ये 2 ग्रह जो होते हैं जो कि उल्टा घूमते हैं। तो सबसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि उल्टा घूमता है, तो आप लोग को बताना है कि शुक्र और अरुण। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है सबसे और सबसे कम घनत्व शनि का। तो मतलब कि शनि एक जानते हैं, शनि ग्रह इस प्रकार से उनका इतना डेंसिटी कम है कि रुई के समान जैसा लगता है, क्योंकि वो गैस का गोला है, ठीक है, सिर्फ गैस से बना है। उनका डेंसिटी 0 लेवल है, ठीक है, मतलब कि डेंसिटी बहुत ही कम है, ठीक है। और पृथ्वी का जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग का पृथ्वी का डेंसिटी सबसे ज्यादा है और शनि का सबसे कम है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप लोग को याद रखनी होगी, क्योंकि ये पॉइंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो राइज होने के कारण भी है क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट स्टेटमेंट टाइप का है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट में कि हाँ कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, किसे हम देख सकते हैं किसे हम नहीं देख सकते हैं, और कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम नहीं देख सकते, तो और ये 4-5 जो दिखने वाले आप लोग को दे सकते हैं। और कौन सा ग्रह है जो कि उल्टा घूमता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिनका ज्यादा डेंसिटी है, तो हम लोग का पृथ्वी ज्यादा डेंसिटी है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें बहुत कम डेंसिटी है, तो शनि हम लोग का ऐसा जो ग्रह है सौरमंडल के उनमें बहुत कम डेंसिटी। तो अब हम लोग आते प्लूटो के बारे में जानते हैं कि प्लूटो को कब कैसे, जो पहले हमारे जो 9 ग्रह में शामिल थे उनके उनसे ग्रह की उपाधि छीनकर हटा दी गई है जो वैज्ञानिक के द्वारा। तो अब हम लोग इनको देखते हैं, देखिए प्लूटो के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यह 9वां ग्रह था, किंतु ठीक है, यह 9वां ग्रह था, नहीं है नहीं, 9वां ग्रह था एक समय में, किंतु 2006 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के राजधानी प्राग में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, ठीक है, जिसने प्लूटो को यह ग्रह की श्रेणी से निकाल कर बौना ग्रह में डाल दिया, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसे इसे निकाल कर इसे बौना ग्रह में डॉग प्लानेट में डाल दिया गया। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कब 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के में बैठक हुई, जिनमें से जो प्लूटो है उनको श्रेणी से निकाल दिया गया, ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया और उन्हें बौना ग्रह में ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि किस प्लैनेट में डाला गया, तो ड्वार्फ ग्रह की श्रेणी में डाला गया। अभी प्लूटो का नाम 134 340 है, तो अभी प्लूटो का नाम क्या है, 134 340 है, तो क्या है 340 है, 134 340। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि क्या नाम है 134340, तो इनका अभी का नाम यही है, ठीक है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी निकालने का 3 कारण थे, ठीक है। पहली बात ये दूसरी की कक्षा को काट देता था, ये अत्यंत छोटा भी था, और इनका जो था इनकी कक्षा दीर्घ वृत्तीय नहीं था, मतलब कि दीर्घ वृत्तीय नहीं था, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, पहली तो एक स्मॉल था, ठीक है। ऑर्बिटल जो था इसका ऑर्बिटल नॉट इलिप्टिकल शेप का था, इलिप्टिकल शेप का नहीं था, ठीक है। और दूसरा ये जो वेनस आप लोग का जो वरुण की कक्षा उनको काटती थी, तो इसी कारण से ये 3 कारण है, आप लोग को डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ दिया जाएगा। अच्छा इस
चार स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है प्लूटो के ग्रह को मतलब की श्रेणी से हटाने के कारण? तो आप लोग को पहला जैसे दे दिया, जैसे कि आप लोग को दिया जाएगा कि यह स्मॉल था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल था, बहुत ज्यादा ही छोटा था ग्रह, और यह बुध की कक्षा को, नहीं नहीं बुध नहीं, वरुण की कक्षा को काटती थी, ठीक है, और यह इलिप्टिकल शेप का नहीं था, और ये भी दे देगा कि यह आपका वरुण नहीं अरुण की कक्षा को काटती थी। तो यहाँ पर आप लोग को स्टेटमेंट नहीं जो आएगा, तो अरुण की कक्षा को नहीं काटती थी, यह किसकी, वरुण की कक्षा को, वेनस की कक्षा को काटती थी। मतलब देखिए कहने के सब अपने एक्सिस पर घूमते रहती है, तो वही करती थी। प्लूटो जो था दूसरे के एक्सिस को काट देती थी, तो इसी कारण से इनको क्या कहा गया, इनको श्रेणी से निकाल दिया गया, प्लानिट को श्रेणी से निकाल दिया गया। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि प्लूटो को क्यों निकाला गया, कब निकाला गया, 26 अगस्त 1900, सॉरी 1912, 2006 को, 24 अगस्त 2006 में, सॉरी, ठीक है। यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कब निकाला गया और कहाँ में निकाला गया और किन के द्वारा निकाला गया, सारा चीज मैंने बताया। और इनका नाम क्या है, फिलहाल में प्लूटो का नाम क्या है, 134340, ठीक है। तो आप लोग को एक मोबाइल नंबर याद रखते हैं, उसी प्रकार से आप लोग को ये भी याद रखनी है, ठीक है। उपग्रह को हम लोग देखते हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट क्या होता है, इनके पास भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते, ठीक है। तो सैटेलाइट के पास क्या होती है, ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते। तो सैटेलाइट के पास उसकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश जिस प्रकार से ग्रह की नहीं होती है, तो उसी प्रकार से सैटेलाइट की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। तो इनके पास भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों को नहीं होती, ठीक है। और ये अपने निकटतम तारा से ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं, किंतु ये चक्कर अपने निकटतम ग्रह का लगाता है, ठीक है। देखिए हमारा जो ग्रह है निकटतम तारा का लगाता है, निकटतम तारा मतलब कि सूर्य का चक्कर लगाता है, वहीं जो हमारा उपग्रह जो है वो ग्रह का चक्कर लगाता है, लेकिन वो डिपेंड किस पे रहता है, निकटतम सूर्य पर, तारा पर, निकटतम तारा ही सूर्य है, ठीक है। तो उस पर ही डिपेंड रहता है, ठीक है। आप लोग देखिए उपग्रह दो प्रकार से हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह है, एक कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह जैसे हमारा चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। प्राकृतिक मतलब कि जो प्रकृति की देन है, ठीक है। तो हम लोग का पहले से ही है, जो पिंड उनका चक्कर लगा रहा है, तो उनको दिया गया है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाते हैं, उनको उपग्रह की उपाधि दी गई है। तो ये प्राकृतिक है, कहीं न कहीं जो विस्फोट हुआ था, तो उस समय से ही जब हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ था, उस समय से ही चंद्रमा का हो सकता है कि निर्माण हुआ, मतलब कि उस समय से ही वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको उपग्रह की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम क्या होता है, यह मानव निर्मित होता है और संचार, ये मौसम की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, ये मानव निर्मित होते हैं और संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है, और सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति की है, और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। तो ऐसा बोला जाएगा कि आप लोग को कि ऐसा कौन सा प्लानेट है जिनके पास उपग्रह नहीं है, बुध, सूर्य के पास, देखिए सूर्य से नजदीकी ग्रह कौन है, बुध और शुक्र, सबसे नजदीकी देखा जाए तो बुध और शुक्र है, उसके बाद हमारा पृथ्वी है। देखिए बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं होने के कारण, क्योंकि देखिए कारण ये भी हो सकता है कि उपग्रह जो हमारे ग्रह से छोटे आकार में होता है। ये भी कारण हो सकता है कि जो हमारा सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, कहीं ना कहीं उस उपग्रह को खींच लिया हो। ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है, मतलब कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि जो सूर्य का जो अपना गुरुत्वाकर्षण है वो खींच लिया होगा, क्योंकि वह साइज में छोटा होगा। साइज में छोटा उपग्रह होते हैं, तो वह क्या होंगे, वो साइज में छोटा होने के कारण उनका जो गुरुत्वाकर्षण कम हो, वो खींच लिया जाएगा नजदीकी होने के कारण। तो हमारे बुध और शुक्र के पास, आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बनानी है, देखिए बुध और शुक्र के पास इसलिए नहीं ग्रह होंगे क्योंकि वो सूर्य से नजदीकी है, और सूर्य बहुत आग का गोला है, आप लोगों को पता है, एक तारा है, और इनका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। ये उपग्रह है जो कि प्लैनेट से भी छोटे साइज में होंगे, तो वो आप अपने अपने पास खींच लिए होंगे, ठीक है, और जला दिए होंगे, जिस कारण से हम लोग के पास जो बुध और शुक्र ग्रह है उनके पास उपग्रह नहीं है। तो आप लोग को ये कंसेप्ट बनाकर चलना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है कि जिनके पास उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, इस प्रकार से आप लोग को याद रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए उसके बाद हम लोग गोल्डी लॉक्स जोन को चलते हैं, ठीक है। गोल्डी लॉक्स जोन को देखना है, गोल्डी लॉक्स जोन, ठीक है। देखिए अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावना पाई जाती है। अंतरिक्ष का ऐसा, देखिए गोल्डी लॉक्स जोन जो होते हैं, ऐसा स्थान होता है
ऐसा स्पेस में स्थान होता है जहां पर है ना जीवन की संभावनाएं पाई जा सकती है, ठीक है। और जो जीवन की संभावना है कैसी पाई जाएगी, वहां पे वायुमंडल का हो सकता है, कहीं न कहीं पानी मिलने की संभावना हो सकती है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है, केवल देखिए अभी जो है, देखिए अंतरिक्ष पर वो, ओहो, अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावनाएं पाई जाती है उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। केवल पृथ्वी पर जीवन की संभावना है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में अभी देखा जाए तो पृथ्वी ही है एक गोल्डी लॉक्स जोन की कैटेगरी में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर पूरे नहीं पूरे हम लोग कैसे रह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन संभव है। तो ये यही कारण है कि हम लोग का पृथ्वी को भी गोल्डी लॉक्स जोन की लॉक्स जोन की कैटेगरी में डाला सकता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो गोल्डी लॉक्स जोन में आते हैं, तो हम लोग का पृथ्वी आते हैं। और एक दूसरा ऐसा है मंगल। मंगल ग्रह पर भी इसकी संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं कि अभी प्रूफ हो चुका है वहां जीवन है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम लोग वहां जाएंगे तो हम लोग वहां जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हाँ संभावनाएं है कि वहां पर हो सकती है, अभी रिसर्च चल रही है। और बीच बीच में नासा के वैज्ञानिक, हमारे भारत के वैज्ञानिक जितने भी हैं, तो ये भेजते रहते हैं बहुत से सारे सैटेलाइट्स जो कि वहां से चेक करते हैं कि हाँ वहां पर क्या है नहीं है, ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष में भेजा गया। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए कॉटन प्लांट्स भेजा गया है ब्रह्मांड में, ठीक है, अंतरिक्ष में, सॉरी, ठीक है। तो अंतरिक्ष में ऐसा स्थान जहां पर जीवन की संभावना है उसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग तो प्लूटो को देख लिए, उसके बाद गोल्डी लॉक जोन देख लिए, तो प्लूटो को इसलिए मैंने पहले बताया। देखिए जितना था कि कौन कौन से प्लानेट है, इनर बाहर सब सारा चीज बताया, दूर से नजदीकी, आकार में बड़ा छोटा जो भी है, ये सारा चीज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। उसके बाद प्लूटो बताया क्यों, क्योंकि ये नौवां ग्रह था, अभी नहीं है, तो इसलिए पहले ही पढ़ के उसको निकाल दिया गया। चलिए जैसे जैसे कि 2006 में साइंटिस्ट लोग उनको निकाले थे, वैसे हम लोग भी पहले पढ़ के निकाल दिए। अब हम लोग अपने 8 प्लानेट को देखेंगे। तो पहला जो प्लानेट है हम लोग का बुध ग्रह। तो आप लोग को दिख रहा है बुध ग्रह, दिख रहा है ना। तो ये हमारा बुध ग्रह है, और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी, ठीक है। तो हम लोग का ये बुध ग्रह है, देखिए बुध है, ठीक है। तो ये हमारा बुध ग्रह है, इसी प्रकार से ये चमकीला है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए बुध ग्रह, इसका नामकरण रोमन संदेश वाहक देवता के नाम पर हुआ, ठीक है। तो इनका जो नामकरण हुआ रोमन संदेश वाहक देवता के, रोमन संदेश वाहक देवता के नाम पर हुआ। तो आप लोग को याद रखना है कि इनके नाम पर इनका नामकरण हुआ, कि रोमन संदेश देवता के वाहक के नाम पर, ठीक है, संदेश वाहक देवता के नाम पर, ठीक है। रोमन मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, मैसेंजर गॉड, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है रोमन मैसेंजर गॉड के नाम पर किनका गया है, तो बुद्ध का, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है, ठीक है, इनके पास वायुमंडल ही नहीं है। पहला पॉइंट एकदम ध्यान में रखना है कि इनका वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल किनके पास नहीं है, बुद्ध के पास वायुमंडल नहीं है। उसके बाद किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, निम्न स्तर में यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल नहीं है, ऐसा नहीं कि जो हमारा वायुमंडल है वैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ऑक्सीजन पाई जाती है कम मात्रा में। यह सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को कि सबसे छोटा और सबसे नजदीकी सूर्य का ग्रह है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, बुध है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी मैंने बताया कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं। वायुमंडल ना होने के कारण उष्मा को रोक नहीं पाता, ठीक है। देखिए यहाँ पर उष्मा को रोक नहीं पाता, मतलब कि जितनी उष्मा सन रेज जो आती है सन के थ्रू, तो यह उष्मा को रोक नहीं पाती है, ठीक है। यहाँ पे एल्विडो बनता है, एल्विडो जो होते हैं कि मतलब कि ट्रैप, जो जितना भी वायुमंडल है हम लोग का ट्रैपिंग जो होते हैं वो बहुत ही कम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं, एल्विडो बहुत ही कम संभावना होती है, जिस कारण से दिन में इसका तापमान 420 होता है और 180 डिग्री, और रात में क्या होता है, रात में क्या होता है इतना, मतलब कि
80 डिग्री का तापमान हो जाता है, ठीक है। तो इसका तापमान जो है दिन में कितना होता है, 420 डिग्री, और यहाँ माइनस में होगा, ठीक है। ये जो आपका रात में तापमान चला जाता है, वन माइनस 180 डिग्री सेल्सियस होती है। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि वायुमंडल नहीं होती है, पहला एकदम ध्यान में रखनी है कि आप लोग का वायुमंडल नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो दिन में तापमान होती है वह 420 होती है, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है मैंने। हाँ सही। देखिए जैसा कि बोला था यहाँ पे माइनस छूटा था, वही मैं ध्यान से लग रहा था कि यहाँ पे छूटा है, ठीक है। तो 420 डिग्री का तापमान है, और रात में इसका तापमान जो है 180 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापमान कितना हो जाता है, 6,600 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि टोटल एवरेज जो टेम्परेचर है यहाँ पर तापमान तक, वो 600 डिग्री सेल्सियस। सोच लीजिए कितना गर्म होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए एवरेज, यहाँ टोटल टेम्परेचर कितना है 420, और फिर यहाँ पर कितना है, फिर इसके बाद 180, तो -180। तो ठीक है, यहाँ का तापांतर जो है कितना है, एक दिन में इतना रहता है और रात में -180 डिग्री रहता है, ठीक है। तो तापांतर हो जाता है, और इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री का देखा जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर जो है कितना रहता है, सर्वाधिक टेम्परेचर कितना देखा गया है कि 600 डिग्री का देखा जाता है। अतः यहाँ पर जीवन की संभावना कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पर जीवन कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए वायुमंडल, एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, देखिए वायुमंडल ना होने के कारण इस ग्रह को सर्वाधिक उल्पात उल्पात गिरते हैं, ठीक है। तो उल्पात जो होते हैं, हम लोग का जो वायुमंडल है, पृथ्वी पर भी उल्पात गिरते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे हमारे जो अंतरिक्ष में, ऐसा नहीं कि उल्पात नहीं होते, तो उल्पात होते हैं। हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है हमें रक्षा करती है उनसे, ठीक है। और वही जो हमारे इस बुध पर वायुमंडल नहीं होने के कारण, तो वहां पर क्या होता है, उल्पात गिरने के कारण वहां पर ग्रेटर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, जिस कारण से वहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। तो आप लोग को पता होगा गड्ढे किस प्रकार से उल्पात के गिरने के कारण से होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो सबसे बड़ा जो ग्रे- सबसे बड़ा जो ग्रेटर है, तो आप लोग का कौन सा है ग्रेटर जो है, सबसे बड़ा ग्रेटर जो है ये कोरोलिस बेलिन है। कोरोलिस बेसिन, बेलिस बेसिन, बेलिन नहीं होगा, बेलिस, कोरोलिस बेलिस होगा, कोरोलिस बेलिस। एक मिनट, हाँ कोरोलिस बेलिन ही है, ठीक है, कोरोलिस बेलिन। तो सबसे बड़ा क्रेटर कौन है, कोरोलिस बेलिन, जो कि हमारे जो बुध पर पाए जाते हैं। और ये क्यों का होता है कोरोलिस बेलिन, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पर कोरोलिस बेलिन के होने का, जो बहुत बड़े गड्ढे हैं, कोरोलिस बेलिन उनका नाम दिया गया, उन क्या कारण वायुमंडल नहीं है, जिनसे उल्पात उल्पात होती रहती है, ठीक है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। तो सूर्य का जो परिक्रमा है, जो पूरा मरकरी कंप्लीट द ऑर्बिट ऑफ द सन 88 डेज, मतलब कितना, पूरा 88 दिन में कंप्लीट करती है। और परिभ्रमण, रोटेशन जो है वो 58.6 डे में होता है। तो इसका आप लोग को याद रखना है कि रोटेशन कितना दिन में होता है, 58.6 डेज में। और परिक्रमा जो कि आप लोग का जो ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है सन के, तो वो 88 दिन में होता है, ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखना है। डिमोस, डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। ये डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ये पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे नहीं आगे भी बताऊं। और यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा होता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि यह पृथ्वी के आकार से कितने हैं, 18 गुना छोटा है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के आकार से कितना है जो छोटा है, तो 18 गुना छोटा है। तो बुध कितना छोटा है पृथ्वी के आकार से, 18 गुना छोटा है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्या है, शुक्र ग्रह, देख रहे हैं किस प्रकार से चमक रही है, शुक्र ग्रह। तो इसे हम वेनस प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये शुक्र ग्रह है। हम्म, शुक्र ग्रह के बारे में अब हम लोग जानेंगे, ठीक है।
इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि क्या पाया जाता है, CO2 पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। तो इस ग्रह पर क्या पाया जाता है, CO2 की मात्रा बहुत अधिक होती है। वहां तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत निम्न थी ना, बुध बुध पर ऑक्सीजन थी, लेकिन वहां पर बहुत ही कम थी, बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर में थी। लेकिन शुक्र के पास CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा था, जो कि सूर्य से आने वाली सभी उष्मा, देखो, सूर्य से आने वाली सभी उष्मा को अवशोषित कर लेता है। जितनी भी उष्मा सूर्य की आती है तो वो उन्हें अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसे जाने नहीं देता है। देखिए, CO2 क्या होता है, जितना भी उष्मा सूर्य की आ रही है उसे कैप्चर करके वहीं रोकती है। ठीक है, और उसे वापस जाने नहीं देती है। ठीक है, जिस कारण से यह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। देखें, आपने यहाँ देखें किस प्रकार से गर्म और सबसे चमकीला दिख रहा है आप लोग को। तो उसी प्रकार से कहा गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि सबसे हॉटेस्ट प्लानेट किसे कहा गया है, शुक्र को। ठीक है, और ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, शुक्र ही है। ठीक है, इसे सौर मंडल का परी कहते हैं। तो सौर मंडल का परी किसे कहते हैं, एंजल किसे कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है, शुक्र को सौर मंडल का परी कहते हैं। इसे प्रेशर कुकर के समान स्थिति, यहाँ पर प्रेशर कुकर, इस पर जो है ना, प्रेशर कुकर में किस प्रकार से भाप के कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर हीट रहता है। ठीक है, एक बार कभी कभी आप लोग देखें हैं कि मम्मी प्रेशर कुकर उतारी, तो आप लोग क्या किए, उनका जो भाप रहता है वहां पर उनको उठाते हैं और कहीं कहीं हाथ जल जाता है। कभी कभी उनको ज्यादा यदि टच कर देते तो उनसे हाथ जल जाता है। क्यों, वहां पे बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण के अंदर प्रेशर कुकर पूरा क्या करता है, कवर होने के कारण उनका जो एयर होता है, उसमें जो भाप होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, जिस कारण से उन्हें वेल्ड प्लानेट, दम घोटने वाला कहते हैं। जिसे वेल्ड प्लानेट किसे कहा गया है, वेल्ड प्लानेट किन्हें कहा गया है, तो दम घोटने वाला। यहाँ पे वर्ल्ड का स्पेलिंग गलत है, आप लोग सुधार लेंगे, VEILED, वर्ल्ड प्लानेट। तो वर्ल्ड प्लानेट आप लोग को ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड प्लानेट दम घोटने वाला ऐसा स्थिति हो जाता है। क्यों, प्रेशर कुकर जिस प्रकार से गर्म होती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण जो सूर्य की किरणें यहाँ पर आती है तो वह यहाँ पर अवशोषित होती है, यहाँ पर रुक जाती है। अवशोषित होने के कारण इन्हें बाहर निकलने नहीं देती है, तो इन्हें यहाँ पर गर्म होता है। तो इसे दम घोटने वाला प्लानेट भी कहा जाए, वर्ल्ड प्लानेट भी कहते हैं, और इसे हॉटेस्ट प्लानेट भी कहते हैं। चमकीला भी होता है जिस कारण से, और इसे इस प्लानेट वाले जितने भी प्लानेट है सौर मंडल की परी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं सौर मंडल की परी, देखें ना, सौर मंडल की परी कारण क्या है ये भी आप लोग जाने। अब देखिए पृथ्वी, देखिए यह पृथ्वी के निकट और चमकीला ग्रह है, पृथ्वी के निकट और चमकीला ग्रह है। यह आकार घनत्व व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए, ठीक है, तो पृथ्वी के समान है इसलिए ये पृथ्वी के समान रखता है, इसलिए पृथ्वी के सहोदर, भगनी या जुड़वा बहन कहते हैं। तो पूछा जाता है, आप लोग बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे कि किसे कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन, शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा बहन। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन। ठीक है, इसी को भगनी भी कह देते हैं, सहोदर भी कह लेते हैं। ठीक है, यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूरब से पश्चिम, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस उल्टा घूमने वाला ग्रह कौन कौन सा है, आप लोग को शुक्र भी है। तो शुक्र यहाँ पर उल्टा ग्रह घूमता है, उल्टा घूमता है, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। हमारा अर्थ किससे घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन शुक्र क्या घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, जैसे दक्षिणावर्त घूमता है, जिस कारण से यह सूर्योदय पश्चिम में होता है। तो इसका सूर्योदय कहाँ में होता है, सूर्योदय, सूर्य का उदय होना, तो सूर्योदय जो होता है, सनराइज जो होता है, इसका पश्चिम में होता है। ठीक है, हम लोग का सनराइज कहाँ होता है, पूरब में होता है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है। तो अपने अक्ष पर कितने दिन में घूर्णन कर लेता है, आप लोग को बताना है। तो यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है। तो आप लोग को याद रखना है कि 243 दिन में घूर्णन कर लेता है। ठीक है, जबकि परिक्रमा 225 दिन में पूरा करता है। ये घूर्णन और परिक्रमा कहीं न कहीं इसका एक समान होती है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो शुक्र है वह घूर्णन कितना, 243 दिन में, और वहीं 225 दिन में वह पूरा रिवॉल्व कर लेता है, मतलब कि परिक्रमण लगा लेता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक शुक्र को देखें, तो और भी है पॉइंट्स देखते हैं।
देखिए इस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। यहाँ पर जो एक दिन जो होता है एक वर्ष के बराबर होता है। इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन और रात होता है। आप लोग को याद रखना है कि सबसे लंबा और दिन कहाँ पर होता है, इसी ग्रह पर। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, इसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है। मैंने पहले ही बताया कि इसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि यदि होता भी तो उनको सूर्य खींच लिया होता है, ठीक है। तो शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक पाया जाता है। तो इनके वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग भोर और सांझ का तारा देखिए, भोर और सांझ का तारा, भोर और सांझ के समय प्रकाश कम रहता है, ठीक है। तो भोर और सांझ के समय प्रकाश कम रहता है, जिस कारण से सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बुध और शुक्र से प्रकाश टकराकर परिवर्तित होता है, ठीक है। इसे परिवर्तित प्रकाश के कारण बुध और शुक्र चमकीले दिखते हैं। तो क्यों दिखते हैं चमकीले, आप लोगों को पता चल गया कि जब सुबह और शाम में क्या होता है, सूर्य की रेस बहुत कम होती है, ठीक है। उस समय रेस कम होने के कारण जब इस पर पड़ती है तो इससे जब परिवर्तित होती है, परिवर्तित होने के कारण जब यह हमें चमकीला दिखता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं, बुध और शुक्र दोनों को भोर और सांझ का तारा कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ तक पता चल गया। अब हम लोग आएंगे पृथ्वी पर। तो आप लोग पृथ्वी को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बताएंगे जरूर। तो पृथ्वी को यदि पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ इसी तरह आप लोग बने रहें, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोग को हर एक कंटेंट एकदम टू द पॉइंट, आप लोग का बीपीएससी एग्जाम जिस प्रकार से ले रही है उस प्रकार से आप लोग का कंटेंट तैयार किया हूँ। और आप लोग को यह कंटेंट आप लोग को मिल रहा है, ऐसा नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग के लिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे, या एक एक लेक्चर डेली आप लोग को मिल रही है, आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, आप लोग हर जगह आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, या हमारा लेक्चर भी आप लोग देखिए, आप लोग को समझ में आती है कहीं ना कहीं। देखिए ऐसा क्या होता है कि आप लोग कहीं और भी पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर यदि आप लोग को नहीं पढ़ाया गया, आप लोग को एक टीचर नहीं पढ़ा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट करें। कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज आपका चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। टाइम बहुत ही कम है, ये आप लोग को भी पता है। आप लोगों को कहा गया है कि अगस्त में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, तो आप लोग उसी अनुसार आप लोग तैयारी करते रहें कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा, तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग जरूर क्वेश्चन टिक आउट करके आएंगे, आप लोग बना कर आएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे कंटेंट पर आप लोग विश्वास रखें। आप लोग को एकदम टू द पॉइंट बताया जा रहा है, आप लोग को समझाया जा रहा है। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को समझाने का भी, आप लोग को कंटेंट लागत देने का भी। तो हम लोग कल पृथ्वी पढ़ते हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ इसी प्रकार से बने। वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, हमारे वीडियोस के बारे में कि हाँ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, यूपीएससी के आधार पर आप लोग को ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है। मैथ्स भी लाऊंगा लेक्चर, आप लोग हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल वीडियो लाइक नहीं किया जरूर लाइक करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट में आप लोग कुछ कहना चाहते हैं जरूर कहें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।